हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर चैप्टर 6 में यानी पार्ट 6 में बात करेंगे। पार्ट 6 क्या है? तत्वों का निष्कर्षण है। अब तत्वों का निष्कर्षण यानी तत्वों को निष्कर्षित करना है, तो कहां से करते हैं? तो बाबू अयस्क से करेंगे। कहां से करेंगे? तो अयस्क से निकालना है, उस धातु को निकालना है। तो उस अयस्क से कैसे निकाला जाए? उस अयस्क से कैसे निकाला जाए, ये हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले सबसे पहले किसी माइंस में जाएंगे, खदान में जाएंगे, और जेसीबी से हम लोग क्या करेंगे, उसको कोड़ करके उसका पत्थर लाएंगे। जैसे उसको अयस्क बोलेंगे हम लोग। जैसे लोहा के लिए हेमाटाइट लाएंगे, अल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट को लाएंगे। अब लाए तो इसे लाने से थोड़ी होगा, लाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? वो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, वो खदान से जो निकलता है वो बड़े बड़े चट्टान होते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। और हाँ, आप लोग को हम बता देते हैं कि हर लेक्चर का आप पीडीएफ उसी में डाल दे रहे हैं। आप देखिएगा, इसका भी पीडीएफ उसमें मिलेगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करना है हम लोग को कि झागु प्लाउन अयस्क निकालेंगे, बड़ा होगा, उसको कूटेंगे, कूट के छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे। अब छोटा छोटा टुकड़ा बनाने के बाद उसको बॉल में या स्टेप मिल से उसको पीस देंगे, पाउडर बनाएंगे। अब ये अयस्क को हमने क्या किया, पाउडर बना दिया। लेकिन दिमाग में बैठा लो, जो इसमें पाउडर है इसमें अशुद्धियां भी है, अयस्क प्लस अशुद्धियां भी है। अब हमको क्या करना है, ये अशुद्धियां को निकालेंगे। बाबू अशुद्धियां अगर नहीं निकालते हैं तो क्या करेंगे? जैसे गर्म करेंगे दोनों गलेगा, अयस्क धातु भी गलेगा, अयस्क भी गलेगा, अशुद्धियां भी गल जाएगा, अशुद्धियां उसमें मिल जाएगा। जब मिल जाएगा अशुद्धियां, अब बताओ द्रव में मिल गया तो उसे निकालना मुश्किल होगा। ठोस है तो उसे आसानी से निकाल सकते हैं। बस यही काम करना है कि अभी ठोस पाउडर फॉर्म में ही, पाउडर में ही इस अशुद्धियां को निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाएगा, उसको कोशिश करेंगे कि हम अलग विधि से फिर आगे बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस अशुद्धियां को निकालना है। इस अशुद्धियां को निकालने के लिए हम लोग बात किए थे अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। इन अयस्कों का सांद्रण करना है हमको। अब इस अयस्कों का सांद्रण करना है बाबू। अब इस अयस्कों का सांद्रण में हम लोग क्या किए, पहला विधि बताए थे कि हाथों से चुनकर, कि अशुद्धियां को, अगर अशुद्धियां और अयस्क दोनों का आकार में अंतर होगा तो हाथ से चुन के निकाल सकते हैं। दूसरी बात है क्या कि यदि अगर हमारा अयस्क हल्का हो, अयस्क भारी हो, अयस्क क्या हो, भारी हो, और अशुद्धियां हल्का हो, तो पानी से धो के निकाल देंगे, जिसको हम लोग गुरुत्व पृथक्करण बोले। तीसरा प्रयोग चुंबकीय। अगर वायु में दोनों में से कोई एक चुंबकीय हो तो चुंबक से सटा करके उसका प्रक्रिया हम बताएं, चुंबक से सटा करके उसको अलग कर सकते हैं। आज बात करेंगे हम लोग, आज बात करेंगे तीसरा फेन प्लाउन विधि या झाग उत्प्लावन विधि भी बोलेंगे। इसके इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तीसरी बात करना है, तीसरी नहीं, एक चौथी होगा बाबू, चौथी फेन प्लाउन विधि, प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। इसमें याद रखने वाली बात क्या है बाबू, सुनो, इसमें दो चीज है, आप दिमाग में बैठा लो। दो चीज है, यहां पे अयस्क है, प्लस अशुद्धियां है। ध्यान रखना है, यहां पे आपको ध्यान रखना है बाबू, अयस्क अशुद्धियां दोनों का गुण अलग अलग होना चाहिए। इन्हीं का दोनों का गुण पर है अयस्कों का सांद्रण।
अगर दोनों में से कोई एक चुंबकीय होगा तो चुंबकीय विधि द्वारा, अगर अशुद्धियां हल्का होगा तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा। अब यहाँ पे दोनों का गुण देखना है। अगर ये वाला में से, अगर दिमाग में बैठा ले बाबू, वेन प्लॉन विधि या झाग प्लॉन विधि क्वेश्चन में पूछता है, इसका प्रयोग कब करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे तो याद रखना है, कॉपर का, जिंक का, एफी का, एफी का तथा पीवी लेड का सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी होगा। ये किसके लिए उपयोगी होगा? कॉपर पाइराइट यानी कॉपर का सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड यानी कि जिंक का सल्फाइड बोले तो जिंक ब्लेंड, एफी का सल्फाइड आयरन पाइराइट, पीवी का सल्फाइड गलेना। बाबू रे, इन लोग के सल्फाइड अयस्कों का, इनके सल्फाइड अयस्कों के लिए ये जरूरी है, दिमाग में बैठा लेना। अच्छा सर, इस याद करने वाली बात क्या है, इसका सल्फाइड अयस्क के लिए दूसरा चीज, एक चीज और, इन लोग का तेल और जल में भीगने का गुण अलग अलग होना चाहिए। तेल और जल में भीगने का गुण क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। दिमाग में बैठा ले बाबू, दोनों का तेल और जल में भीगने का गुण क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। दिमाग में बैठा ले, दोनों का तेल और जल में भीगने का गुण क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, यह विधि अयस्क तथा अशुद्धियां के तेल तथा जल के द्वारा भीगने के गुणों में भिन्नता पर आधारित होता है। यानी कि दोनों अलग अलग भीगेगा। दिमाग में बैठा ले, दोनों क्या करेगा? अलग अलग भीगेगा। जो अयस्क है तेल के द्वारा भीगेगा और अशुद्धियां जल के द्वारा। बाबू इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना, इसमें ज्यादा नहीं पूछेगा। प्रक्रिया और भी हम बताएंगे कैसे कैसे प्रक्रिया होता है, ये बात करेंगे। लेकिन आपको याद करने वाली बात क्या है कि अयस्क जो होना चाहिए तेल से भीगना चाहिए और अशुद्धियां क्या होना चाहिए? जल से भीगना चाहिए। यानी कि दोनों के भीगने के प्रकृति में क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। दोनों का प्रकृति होना चाहिए क्या चीज? भीगने का गुण अलग अलग होना चाहिए। ये अयस्क तेल के द्वारा भीगना चाहिए और अशुद्धियां जल के द्वारा भीगना चाहिए। और ये किसके लिए लागू होता है? तो सल्फाइड अयस्क के लिए लागू होता है। किसके सल्फाइड अयस्क? तो कॉपर का सल्फाइड अयस्क, जिंक के सल्फाइड अयस्क, आयरन का सल्फाइड अयस्क और लेड का सल्फाइड यानी पीवी गलेना के लिए। क्या आपको याद समझ में आया? तीन चीज याद करना है। अभी इसमें हम तीन चीज बात किए हैं। पहला, इसका प्रयोग कब? ये आधारित किस पे होता है ये विधि? तो ये विधि इस पे आधारित होता है कि तेल और जो अयस्क है और जो अशुद्धियां है, दोनों तेल और जल से उससे भीगने का गुण में भिन्नता होना चाहिए। अयस्क हमेशा तेल के द्वारा भीगेगा और अशुद्धियां हमेशा किसके द्वारा भीगेगा? जल के द्वारा भीगेगा। तो आप इसे याद कर ले बाबू और इसे आप नोट कर लो। अच्छा, अब देखो क्या कर रहे हैं। हमने क्या बोला पीछे कि अयस्क तेल के द्वारा भीगेगा। अयस्क किसके द्वारा भीगना चाहिए? तेल के द्वारा। और अशुद्धियां किसके द्वारा भीगना चाहिए? तो जल के द्वारा। एक तो दिमाग में बिठाना है। तो अब ये सवाल आ जाता है कि अयस्क कैसा होना चाहिए? तो सल्फाइड अयस्क। क्वेश्चन का दिमाग में है, सर सल्फाइड अयस्क तेल में क्यों भीगेगा, जल में क्यों नहीं भीगता है? तो बाबू इसका कारण है, सल्फाइड कण तेल के द्वारा भीगते हैं परंतु जल के द्वारा नहीं भीगते। क्यों? अगर दिमाग में आ गया तो हम क्या करेंगे? बाबू ने आपको बताया गया है, वो सुष्मिता सेन तेरा फुलफुला, इसका आकार बड़ा है। अब इसका आकार बड़ा होता है तो जिसके चलते जल के साथ जोड़ने का क्षमता इसका कम होता है, यानी जल योजन निम्न होता है। अब जल से ही जुड़ेगा ही नहीं, इसलिए जल के द्वारा नहीं भीगता है। किसके द्वारा भीगता है? किसके द्वारा भीगता है बाबू? तो ये भीगता है आपको तेल के द्वारा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अयस्क प्लस तेल हम यहां से डालेंगे। अयस्क कैसा होना चाहिए? तो पाउडर अयस्क होना चाहिए। पाउडर अयस्क कैसा अयस्क होना चाहिए? तो पाउडर अयस्क होना चाहिए। अब इस पाउडर अयस्क में हम क्या करेंगे कि यहां से पाउडर अयस्क डालेंगे, उसमें जल मिला डालेंगे। अब जल मिलाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे? तेल डालेंगे।
किसका तेल डालेंगे? तो चीड़ का तेल डालेंगे। यहाँ पे तेल भी हो गया। इसको पाइन ऑयल भी बोलते हैं बाबू। ये झाग बनाने वाला कारक है। ये झाग बनाता है। ये क्या करता है? झाग बनाता है। तो हम क्या करना है इस विधि में? क्या करना है बाबू? एक बड़ा टैंक लेंगे। एक बड़ा टैंक लेंगे। टैंक में हम क्या करेंगे? अयस्क डालेंगे और तेल डालेंगे। पाउडर अयस्क डालेंगे, तेल डालेंगे, तथा करते हैं हम, तथा तेल डालेंगे। अब इसमें पैडल है, ये घूमने वाला है बाबू। यहाँ पे ऐसे घूमता है, जैसे दल मथनी वाला होता है ना, ऐसे ऐसे दल मथनी वाला। अब हम इसको क्या करेंगे कि तेल डालेंगे, अयस्क तथा तेल डालेंगे, पानी डालेंगे। अब इसमें संग्राहक डालेंगे। अब सर संग्राहक क्यों डालेंगे बाबू रे? संग्राहक क्या करता है कि अयस्क को तेल से भीगने का क्षमता बढ़ाता है। इसका जो ध्रुवीय कण है, ये ध्रुवीय कण जो है अयस्क के साथ बंध जाता है, जिसके चलते ये जल से नहीं भीगता है और किससे भीगना शुरू हो जाता है? तेल से भीगना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब बाबू बताओ कि अगर हमारा झाग बने, हम पहले देखो, अब तो तुम लोग जवान हो गए हो, अब पूरा बाबू जवान हो गए हो, तुम लोग का दाढ़ी भी निकलता है, मोछ भी निकलता है। एक काम करो, एक दिन जो दाढ़ी तुम घर पे बनाते हो, ये घर वाला जो यूज करते हो वो साबुन से बनाओ, और एक बार अपना जो क्रीम आता है उस क्रीम से बनाओ। दोनों में अंतर होगा बाबू। क्यों? क्योंकि ये जो घर वाला जो साबुन से तुम बनाओगे, जैसे ही यहाँ ब्रश रगड़ोगे तुरंत सूख जाएगा, झाग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको करते हैं, अगर वो क्रीम लगाते हैं, दाढ़ी बनाने वाला क्रीम लगाते हैं, तो वो जल्दी नहीं भीगता, ऐसा जल्दी नहीं सूखता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें झाग को अस्थायी करने वाला कारक डाला जाता है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डाल देते हैं जिससे कि झाग हमारा जो बना उसको देरी तक रहे। यहां पे भी बाबू यही चीज है, झाग अस्थायी कारक डालेंगे। यानी कि इसमें हम क्या क्या चीज, 3 चीज डालेंगे। पहले पाउडर ऐसे करते हैं, इसको ढंग से लिख देते हैं। यहां से हमने क्या डाले बाबू? पाउडर अयस्क तथा तेल डाला। पाउडर अयस्क तथा तेल डाला। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहां से वायु डालेंगे। अब बताओ, वायु डालेंगे और वायु डालकर जोर जोर से घुमाएंगे, तो बताओ तेल झाग बनेगा कि नहीं बनेगा? और तेल के साथ क्या भीग जाता है? अयस्क भीगता है। तो तेल झाग बनेगा तो ऊपर आएगा, उसके साथ अयस्क भी ऊपर आ जाता है। इसको हम कांच के बाहर निकाल दिए, हो तो क्या? बस यही तो है झाग उत्प्लावन विधि। फिर से सुनिए, ये झाग उत्प्लावन विधि किसके लिए है? किसके लिए झाग उत्प्लावन विधि? तो सल्फाइड अयस्क के लिए है। दूसरा चीज इसका क्या है? तो ये तेल से, अयस्क तेल से भीगता है, और अशुद्धियां किससे भीगता है? अशुद्धियां किससे भीगता है? तो जल से भीगता है। इसके लिए क्या करते हैं? पाउडर अयस्क तथा तेल को एक टैंक में डालते हैं, उसमें जल डाल देते हैं। जल डालने के बाद उसमें झाग बनाने वाला कारक डालते हैं, चीड़ का तेल। अगर आपसे पूछा जाए कि झाग बनाने वाला तेल किसको का प्रयोग क्या करेंगे, तो चीड़ का तेल। चीड़ का तेल क्या करता है? तो झाग का निर्माण करता है। अच्छा, इसमें संग्राहक क्या करेंगे? तो संग्राहक है सोडियम इथाइल जेनथेट। तो इसका काम है, तो ये झाग बनाने में मदद करता है। फिर इसके बाद झाग अस्थायी कारक क्या है? अगर जो झाग बनता है उसकी लंबी देर है, उसकी समय को बढ़ाता है, झाग के समय को बढ़ा देता है। इसमें हम करते क्या है कि पैडल को घुमाते हैं। ये पैडल को क्या करते हैं? घुमाते हैं तो क्या बनता है? ये झाग के साथ हमारा अयस्क ऊपर चला आता है। झाग को बनेगा तेल बाबू। तेल को ऐसे करो ना, तेल डाल करके देखो, तेल पानी डाल के ऐसे करो, झाग बन जाएगा आपका। तो झाग बनेगा, तेल के साथ क्या बनता है? अयस्क भीग जाता है। तो झाग जैसे ही बनेगा अयस्क भी ऊपर चलाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो एक विशेष विधि के द्वारा हम उसको अलग कर लेंगे। तो इसमें याद कर रखना है
कि झाग बनाने वाला विधि क्या डालेंगे, तो आप ऐसे समझो, पहले यहाँ पे अयस्क तथा तेल डालते हैं, पानी डालते हैं। अब इसके बाद हम झाग बनाने वाला कारक के रूप में क्या डालते हैं, जो चीड़ का तेल या पाइन ऑयल। संग्राहक के रूप में क्या डालते हैं, सोडियम मिथाइल टेंथेट। और फिर इसके बाद झाग स्थायी कारक के रूप में क्या डालते हैं, तो फेनोल, क्रिसोल तथा एनिलीन। फेनोल, क्रिसोल तथा एनिलीन। आप इसे अब नोट कर लो। अब देखिए झाग बनाने वाला कारक क्या है, झाग बनाने वाला कारक क्या है, तो चीड़ का तेल है। अब चीड़ का तेल जो है, चीड़ का तेल, अब ये क्या करता है, झाग के निर्माण में सहायता करता है, जो हमने बताया। देखिए शुरू से फिर से समझिए, हम एक बड़ा सा टैंक लेंगे, उसमें पाउडर अयस्क तथा तेल डालेंगे, इसमें हम जल डालकर निलंबन बना देंगे, मतलब गाढ़ा बना देंगे। अब इसके बाद इसमें झाग बनाने वाला कारक डालेंगे, चीड़ का तेल डालते। इसका काम क्या है, तो झाग के निर्माण में सहायता करता है। अच्छा, इसके बाद संग्राहक डालेंगे, तो संग्राहक के रूप में सोडियम मिथाइल टेंथेट डालेंगे। तो इसका क्या करता है कि यह इसके ध्रुवीय समूह के द्वारा खनिज के कौन से जुड़ जाता है, जो जलद्रोही, यानी जल से दूर भागने लगता है, जलद्रोही हो जाता है तथा झाग में चला जाता है। झाग में, इसका मतलब मोटा मोटी झाग के निर्माण में मदद करता है। और तीसरा झाग स्थायी कारक फेनोल, क्रिसोल या एनिलीन। अब इसमें क्या करता है, झाग का समय को बढ़ा देता है, यानी जल्दी झाग बने तो कुछ समय तक रहे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हवा डालेंगे, वायु डालेंगे और इस पैडल को घुमाएंगे। जैसे पैडल को घुमाएंगे तो क्या करेगा, ये तेल झाग बनाएगा, ये झाग बनने में मदद करेगा। अब ये जैसे तेल से, तो आप जानते हो कि खनिज भींगा होता है, तो जैसे ही भींगा होता है तो क्या करेगा, झाग के साथ ऊपर चलाएगा, हम इसको अलग कर लेंगे। यही तो है। तो आप इसे, पहले हम कहेंगे कि आप इसे तेल के साथ अलग कर लेंगे। यानी क्या क्या किया हमने, कि जैसे वायु डाला, पैडल को घुमाया, चीड़ का तेल, जो तेल है जो झाग बनता है, उस झाग के साथ क्या आया, अयस्क बाहर चलाया, हम उसको अलग कर देंगे। इसमें हम संग्राहक डालते हैं, झाग स्थायी कारक डालते हैं। आप इसे नोट कर लो। इसमें बाबू याद रखना है, झाग बनाने वाला क्या होता है, संग्राहक क्या होता है और झाग स्थायी कारक क्या होता है, इन लोगों का काम क्या क्या है, ये हमने लिखवा दिया है। करते क्या है कि वायु डालते हैं और पैडल को घुमाते हैं, झाग आ जाता है और ये झाग के साथ हमारा अयस्क चलाता है ऊपर, हम उसको हल्का अलग कर लेते हैं, हो तो गया। और जबकि ये जो तेल के साथ अशुद्धियां तेल में भीगा होता है, वो नीचे ही रह जाता है, अशुद्धियां अलग और अयस्क अलग, हमको यही तो करना है। तो आप इसे नोट कर लो, ये इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्या करते हैं, हमने क्या बोला कि यहाँ पे वायु डालते हैं, जैसी वायु डालेंगे तो क्या होगा, और पैडल हिलाएंगे तो क्या होगा, तेल झाग बनेगा। तेल झाग बनाया तो ये ऊपर चलाएगा, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। वही चीज लिखवा दिया, संपीड़ित वायु को उच्च दाब पर प्रवाहित किया जाता है। चीड़ के तेल तथा उच्च दाब के सहायता से झाग का निर्माण हो जाता है। अयस्क तेल के द्वारा भीगते हैं, अतः अयस्क के कण तेल के बूंद से चिपक जाता है। जब तेल के बूंद सतह पर पहुंचते हैं तो इसे इकट्ठा कर लेते हैं तथा शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। भैया वही चीज तो हमने बोला, अशुद्धियां तेल के द्वारा भीगते हैं, अतः नीचे एकत्रित हो जाते हैं। हमने फिर से एक बार शुरू से अंत तक कर देते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये किसके लिए उपयोगी है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद किसके लिए क्या है इसमें, तो तेल के द्वारा अयस्क भीगेगा और किसके द्वारा, और अशुद्धियां जल के द्वारा भीगेगा। इसमें क्या क्या करते हैं, तो अयस्क, पाउडर अयस्क और तथा तेल लेते हैं। तेल के रूप में चीड़ का तेल लेते हैं,
जो झाग के निर्माण में सतत सहायता करता है। इस झाग का निर्माण करने के लिए हम लोग सोडियम इथाइल जेनरेट जैसे संग्राहक डालते हैं। झाग बने तो इसकी समय कुछ बढ़े, उसके लिए हम फेनॉल, क्रिसोल या एनिलीन जैसे झाग स्थायी कारक डालते हैं। फिर इसके बाद वायु के द्वारा वायु डाल करके जैसे ही पैडल को घुमाएंगे तेल झाग बनाएगा। झाग के साथ अयस्क की भीगता है ऊपर चलाएगा, उसको इकट्ठा कर लेंगे। अशुद्धियाँ जल में भीगेगा तो वो जल में भीगता है और इसलिए वो नीचे एकत्रित हो जाता है। अशुद्धियाँ जल के द्वारा भीगते हैं, सॉरी यहाँ पे जल के द्वारा भीगते हैं। अशुद्धियाँ किसके द्वारा भीगते हैं? जल के द्वारा भीगते हैं, अतः द्वारा भीगते हैं, अतः यह नीचे एकत्रित हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लो, यही है झाग उत्प्लावन विधि, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है एनसीईआरटी बुक में कि झाग उत्प्लावन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है। एनसीईआरटी 2 का क्वेश्चन है ये, यानी कि ये भी है, ये अवनमक की भूमिका क्या क्या है। तो इसमें अवनमक की भूमिका क्या है, देखिएगा ये झाग थोड़ी पहचानता है कि ये तो सिर्फ सल्फाइड अयस्क जानता है, ये तो सिर्फ सल्फाइड अयस्क जानता है। अगर बाय द वे ये दोनों सल्फाइड अयस्क है तो ये दोनों झाग के साथ आएगा, दोनों का दोनों झाग के साथ आएगा और दोनों झाग के साथ आएगा। लेकिन हम चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं कि दोनों में से एक आए। ये जेनेरेस नहीं आया, केवल प्रीवियस है। तो क्या करना होगा? इसका गोड़ हाथ बांधना होगा, इसका गोड़ हाथ बांध करके यहीं पे रख देंगे। ये बेचारा गोड़ हाथ बंधा जाएगा तो ये केवल फ्री रह पाएगा। तो बाबू गोड़ हाथ बांधने के लिए, इसका जेनेरेस का गोड़ हाथ बांधने के लिए हमको कोई ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा। उस केमिकल को ही हम अवनमक बोलते हैं। यानी कि झाग उत्प्लावन विधि में इस सल्फाइड अयस्क, अगर 2 सल्फाइड अयस्क हो तो दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई अवनमक की जरूरत होगा। ताकि दोनों सल्फाइड अयस्क तो दोनों तो आएगा सल्फाइड अयस्क दोनों झाग में, लेकिन हम एक चाहते हैं नहीं आए, एक आए। तो सर ये कैसे होगा? हम बोले बताएंगे बाबू, इसको देखो। यानी कि यहाँ पे हमने कभी कभी लिख दिया है कि कभी कभी 2 सल्फाइड के अयस्क के मिश्रण एक साथ होते हैं, अयस्क के मिश्रण एक साथ होते हैं, एक साथ हो गया। इस स्थिति में अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। एक ऐसा केमिकल डालेंगे जो दोनों को अलग अलग करे, जो एक अयस्क के कण के झाग के निर्माण को दबा देता है, यानी एक के झाग के निर्माण नहीं करने देता है, तथा दूसरे के झाग के निर्माण को बढ़ा देता है। ऐसे अभिकर्मक को अवनमक करते हैं। यानी कि 2 चीज है, अगर जेनेरेस भी है और पीवीएस भी है तो जेनेरेस को झाग नहीं बनने देगा, केवल पीवीएस को झाग बनने देगा। ऐसे अभिकर्मक को हम लोग बोलेंगे अवनमक। समझ में नहीं आया बाबू क्या है? यानी अवनमक क्या है कि 1-2 अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो एक झाग में नहीं बनने देगा, केवल एक झाग बनेगा। सर ये कैसे होगा? तो इसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा और इसके साथ अभिक्रिया करके घुल जाएगा। अब घुल जाएगा तो सल्फाइड अयस्क रहेगा तब नहीं बाबू, एक विद्यार्थी रहेगा तब न पढ़ने आएगा। विद्यार्थी नहीं रहेगा तो पढ़ने आएगा क्यों? ब्रह्मचर्य धारण करके चला गया हिमालय में, अब कहाँ आएगा? तो बाबू यहाँ पे वही चीज है, एक के साथ अभिक्रिया करके उसको घुलनशील बना देता है, जबकि दूसरा जस का तस रहता है, अतः सल्फाइड गैस के रूप में ही रहता है, तो झाग बनाता है और झाग के साथ चला जाता है। देखिए हमने यहाँ पे वही चीज है, कभी कभी 2 सल्फाइड के अयस्क के मिश्रण एक साथ होते हैं। इस स्थिति में अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, जो एक अयस्क के कण का झाग के निर्माण को दबा देता है, नहीं बनने देता है, तथा दूसरे अयस्क के झाग के निर्माण को बढ़ा देता है। ऐसे अभिकर्मक को, ऐसे पदार्थ को अवनमक करते हैं। जैसे झाग उत्प्लावन विधि में जेनेरेस तथा पीवीएस को एक दूसरे से पृथक करने के लिए सोडियम साइनाइड डाला जाता है, जो अवनमक की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे सर समझ में नहीं आया कि सोडियम साइनाइड का क्या काम है। तो सोडियम साइनाइड देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रहे, सोडियम साइनाइड जो है
NaCN ये ZnS के साथ अभिक्रिया कर जाता है। किसके साथ? सोडियम साइनाइड किसके साथ अभिक्रिया कर जाता है? तो ZnS के साथ अभिक्रिया कर जाता है। तो क्या बना देता है बाबू? Na2 Zn CN का होल ग्रुप अब प्लस Na2S ये घुलनशील समूह बनाता है। घुल जाता है ये जल में, और जल में घुले तो सल्फाइड रह ही नहीं जाएगा, तो ये आयत बनाएगा कैसे भैया? तो क्या कर लिखे हैं यहां पे कि ZnS NaCN के साथ अभिक्रिया कर जाता है, कर घुलनशील शंकु का निर्माण करता है। अतः झाग का निर्माण नहीं करता है। झाग बनाएगा ही नहीं बनाएगा, झाग का निर्माण ही नहीं करेगा। अच्छा, अब इधर सर यहां पे तो झाग का निर्माण, सर पीबीएस अभिक्रिया ही नहीं करेगा। पीबीएस अभिक्रिया नहीं करता है, अतः झाग का निर्माण करता है। समझ में नहीं आया? अगर दो सल्फाइड हो तो क्या करेंगे? उसको अलग करने के लिए हम एक अभिकर्मक डालेंगे जिसे अवनमक कहेंगे। जैसे पीबीएस और ZnS को अलग करना चाहते हैं तो हम NaCN का प्रयोग करेंगे, सोडियम साइनाइड का प्रयोग करेंगे, जो क्या करता है सोडियम साइनाइड ZnS के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील समूह का निर्माण करता है, जिसके चलते ये झाग का निर्माण नहीं कर पाता है। जबकि पीबीएस अभिक्रिया नहीं करता है तो झाग का निर्माण करता है। हम समझ में आ रहे हैं बाबू कि अगर आप टोटल को देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप इसे नोट कर लो, हम इसका PDF भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो जैसे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको एक PDF होगा, उसको आप अगर डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप उसे डाउनलोड कर लें। थैंक यू।